गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन कर रहे हैं जो कि जुलाई का पार्ट 2 है। मतलब सेकेंड वीक की में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारा हम लोग इसमें डील करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पोर्शन आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाने वाला है। इस बार अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि एग्जाम में पूरा सिलेबस लिख दिया गया है। आपने देखा कि एसबीआई पीओ में जीए का सेशन को बढ़ा दिया गया है, आईबीपीएस पीओ में जीए का सेशन का बढ़ा दिया गया, क्वेश्चन कम किया गया, मार्क्स बढ़ाया गया है और उसमें पूरा साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि आपके बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे प्लस आरबीआई से क्वेश्चन होंगे। ये साफ लिख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये इस साल के सिलेक्शन आपका टोटली इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी सेशन को हम लेके आए वीकली, ताकि आप रिवाइज कर सके, एक साथ आपको बर्डन ना पड़ सके। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा एनएससी ऑनलाइन क्लासेस का बुक, जहाँ पर आपको मिल रहा है यहाँ पे ब्रेन टॉनिक। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिंप्लीफिकेशन बहुत वीक है तो आप इस बुक को परचेज करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ये उपलब्ध है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी कि मेरा अगर हिंदी वीक है तो हम कैसे बनाएंगे, तो आप इंग्लिश में लीजिए। इंग्लिश है तो दोनों बाईलैंग्वेज बुक है ये। उसके बाद क्वांट इनसाइट की बात करें तो ये भी बुक बाइलिंगुअल है। 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डेटा एनालिसिस की बात करें, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ डेटा से तो सवाल आ ही रहा है, और बैंक के एग्जाम में तो खासकर आता है। और रीजनिंग की बात करें तो एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्जाम में आपको फुल मार्क्स आ सकता है सिर्फ इस बुक को बनाने के बाद। पूरा का पूरा मार्क्स आपका आएगा सिर्फ इस बुक को बनाने के बाद। तो आप ये ऑनलाइन आप इसे परचेज कर सकते हैं, और ऑफलाइन की भी सुविधा यहाँ दी गई है। इसके बाद देखिए ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है। हम लोग जो भी सेशन होता है आपका करंट अफेयर्स का, हर सैटरडे को शाम को 7 बजे लाइव सेशन होता है। उसका पूरा क्वेश्चन आपको क्विज के फॉर्म में हमारे ऐप में दिया जाता है। आप वहां जाके टेस्ट दीजिए ताकि आप देख सके कि आपको कितने क्वेश्चन याद हो सके, और इवन आप वहां पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, IIFL होम फाइनेंस गेट्स $100 मिलियन फ्रॉम AIIB। AIIB से अभी देखिए AIIB आपने समझ गया, AIIB क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर क्या है, IIFL होम फाइनेंस को अभी पैसा दिया गया है। कितना पैसा दिया गया है, तो $100 मिलियन पैसा दिया गया है। और दिया कौन है, तो देखिए AIIB दी है। कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, आप देखते जाइए यहाँ पे। तो AIIB पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे फंड दिया है, तो AIIB ने इसे फंड दिया है। अमाउंट की बात करें तो $100 मिलियन दिया है। किसे दिया है, IIFL होम फाइनेंस को दिया है। ये IIFL क्या है, अगर बात करें इसका फुल फॉर्म का, तो देखिए इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा IIFL होम फाइनेंस का, याद रखिएगा, एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है IIFL होम फाइनेंस का। और ये बना था 1995 में। ठीक है, ये बना कब था, 1995 में। अब यहाँ पर एक सवाल और है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, AIIB के बारे में। देखिए सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, हम लोग कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहां पर आपके क्वेश्चन होने के चांसेस हैं और आपका वो सेशन नहीं हुआ हो क्लास में। हर तरह से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि आपका एक भी सवाल एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए AIIB की बात करें तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की ओर जाते हैं कि AIIB आखिर है क्या। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इंक यूज करते हैं, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो गया। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका बना कब था, तो देखिए ये 2016 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर हो जाएगा बीजिंग, चाइना।
देखिए बीजिंग चाइना, आपको याद है शंघाई चाइना में किसी का हेडक्वार्टर है, एससीओ का, ठीक है, एससीओ का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना, एआईबी का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना। कंफ्यूज मत होइएगा, ये छोटा छोटा सा पॉइंट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा और जल्द से जल्द सेशन को जरूर शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी रिलेटिव है, जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके बाद चलिए आइए देखते हैं कि इसमें मेंबर कितने देश एआईबी के मेंबर हैं। तो देखिए टोटल 110, 110 इसमें टोटल आपका मेंबर कंट्रीज हो जाएगा, 110 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में अभी ये न्यूज में था, किस लिए, क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट है ना 1 जनवरी 2026 से चेंज हो जाएंगे। तो अभी कौन है और 1 जनवरी को कौन होने वाले हैं, दोनों की बात करेंगे। तो अगर बात करें कि प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो अभी प्रेजेंट में जिन लिक्विन, प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, कौन है, जिन लिक्विन। जिन लिक्विन जो है अभी इसके प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट है अभी। और ये बात करेंगे कि कब तक रहेंगे, तो 31 दिसंबर 2025 तक रहेंगे, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से कोई और होने वाले हैं प्रेसिडेंट, और उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा जुआ जियाई, ठीक है, जुआ जियाई जो है ये अगले प्रेसिडेंट बनेंगे एआईबी के, जो कि चाइना से ही हैं। तो ये था कुछ इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को नोट करिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को 1-2 बार जरूर सुनिए ताकि आपको याद हो सके। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, ताइवान सीटीसीबी बैंक सेटअप आईबीयू इन गिफ्ट सिटी। ताइवान का एक बैंक है, उसका नाम क्या है, सीटीबीसी बैंक। कहाँ की बैंक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीटीबीसी बैंक कहाँ की बैंक है, तो ये ताइवान की बैंक है और ये अपना एक आईबीयू खोल रही है गिफ्ट सिटी कहाँ, गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला जा रहा है। ये आईबीयू क्या है, व्हाट इज दिस आईबीयू, फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आईबीयू का क्या है, अगर बात करें तो इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, याद रखिएगा इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आईबीयू का। और ये कहाँ खुल रहा है आपका, गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला जा रहा है। ये आईबीयू है क्या, ये क्या होता है, देखिए एक स्पेशल ब्रांच होता है। अगर आईबीयू की बात करें कि ये होता क्या है, तो ये एक स्पेशल ब्रांच होता है जो कि ऑपरेट किया जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। फिर यहाँ पे एक फुल फॉर्म आ गया IFSC, ठीक है, IFSC का फुल फॉर्म आ गया, इसी के द्वारा ये ऑपरेट होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी ये ब्रांच ओपन करते हैं वो क्या करते हैं, डील करते हैं फॉरेन करेंसीज में। जो उनका ट्रेड होता है वो कैसा ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, फॉरेन करेंसी में वो बैंक डील करती है। तो यही अभी ये ऐसा अपना ब्रांच कहाँ खोला है, गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला गया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार खोला गया है, इसने सीटीबीसी ने आपका 1996 में, ठीक है, 1996 में भी इसने अपना एक ब्रांच खोला था, जानते हैं कहाँ पे, दिल्ली में भी इसने एक अपना ब्रांच खोला था 1996 में। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि इसने गुजरात में अपना एक ब्रांच खोला है, पहले भी खोला गया है। तो यहाँ पर एक सवाल और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है अगर उसका मन किया तो, कि बताइए पहला बैंक कौन है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट सेटअप किया था, सॉरी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट को सेटअप करने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो बात करें पहली बैंक के बारे में तो वो है यस बैंक, पहला बैंक यस बैंक जिसने कि ये सेटअप किया था, ठीक है, आईबीयू सेटअप किया था गिफ्ट सिटी में, और वो था आपका 2015 में किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ न्यूज में रहा है
क्योंकि उसने एक स्कीम था जो कि उसने पहले लाया था, वह भी क्या किया, वापस से रीस्टार्ट कर दिया गया। मतलब पहले की स्कीम को उन्होंने फिर से रिवाइव कर दिया है। तो वो कौन सा स्कीम है, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ रीस्टार्टेड चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना को छत्तीसगढ़ ने वापस से रीस्टार्ट कर दिया है। ये होता क्या है, ये चरण पादुका है क्या? तो देखिए, पहली बार जब ये लाया गया था तो 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था और सरकार ने इसके लिए बजट भी कुछ अमाउंट एलोकेट किया था। बजट में कितना रखा था, 40 करोड़ रुपया। 40 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया था बजट में। तो ये अमाउंट याद रखिएगा, 2005 में लाया गया था, बजट में 40 करोड़ रुपया दिया गया है। और इसमें होता क्या है चरण पादुका योजना में, कि जो छत्तीसगढ़ है, जो भी तेंदू पत्ता को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी वर्कर्स होते हैं जो तेंदू के पत्ता को कलेक्ट करते हैं, उनको जो है चप्पल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, चप्पल दिया जाता है। जो तेंदू का पत्ता होता है वो किस चीज़ है, तो वो बीड़ी उड़ी बनाने के लिए यूज होता है। और जो भी उसे कलेक्ट करते हैं वैसे पत्तों को, उनको क्या दिया जाता है, चप्पल दिया जाता है। वही स्कीम है ये चरण पादुका योजना। कौन लाया है, छत्तीसगढ़ लाया है। आप इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी लॉन्च किया एक एआई बेस्ड सिस्टम जिसका नाम है बायोएमू। बायोएमू, ये बायोएमू क्या है, बायोमोलिकुलर एम्यूलेटर। देखिए, अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो याद रखिएगा, बायोमोलिक्यूलर एम्यूलेटर, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, बायोएमू का। तो इसने लॉन्च किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन है, सत्य नडेला। ऐसे ही एक एक सवाल बनता है आपके एग्जाम के लिए। माइक्रोसॉफ्ट के हेड सत्य नडेला, उन्होंने लॉन्च किया एक एआई बेस्ड सिस्टम है बायोएमू। ये होगा क्या, ये किस लिए लाया गया है, आखिर ये करेगा क्या, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग बहुत सुन रहे हैं आए दिन कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आखिर ये किस लिए लाया गया है। तो अगर बात करें इसके बारे में, तो ये लाया गया है बेसिकली आपका प्रोटीन मोशन और जो भी ड्रग होते हैं, मतलब जो ड्रग हम लोग डिस्कवर करते हैं, और प्लस जो प्रोटीन मैनेजमेंट पेस होता है, ठीक है, जो प्रोटीन मोशन होता है और जो भी ड्रग है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसको देखने के लिए एक सिस्टम लाया गया बायोएमू-1। फुल फॉर्म है बायोमोलिकुलर एम्यूलेटर। तो ये याद रखिएगा, कौन लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है। उसके हेड कौन है, सीईओ सत्य नडेला। अब देखिए, कुछ पेनाल्टी लगाया गया है। बोलते हैं ना कि अगर आप कभी कहीं भी कुछ बदमाशी करते हैं, या आप अगर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पनिशमेंट मिलता है, घर में रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पनिशमेंट मिलता है, स्कूल में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पनिशमेंट मिलती है। उसी तरह से बैंक भी अगर रूल फॉलो नहीं करता है उसे भी पनिशमेंट मिलती है। और उसे पनिशमेंट कौन देता है, बैंकों का बैंक आरबीआई देता है। तो आरबीआई जो है अभी पेनल्टी लगाई है, किस लिए, आरबीआई ने अभी मॉनेटरी पेनल्टी लगाया एचडीएफसी बैंक पे और साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस पे, दोनों पे पेनल्टी लगा है। कितना का लगा है, क्यों लगा है, आइए देखते हैं। अगर बात करें कि कितना का अमाउंट का लगा है, तो अमाउंट की बात करें तो देखिए 4.88 लाख का पेनल्टी लग गया एचडीएफसी बैंक पे। और श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो 2.70 लाख का पेनल्टी लगा है श्रीराम फाइनेंस पे। तो ये दोनों अमाउंट आप याद रखिएगा। अगर बात करें एचडीएफसी पे लगा क्यों है, कभी कभी सवाल आता है कि बताइए क्या रीजन रहा था कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पे पेनल्टी लगा दिया। तो रीजन की बात करें तो इसने लगाया क्योंकि ये जो लोन है, टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा था कस्टमर को, जो कि अभी नहीं करना था। ठीक है, आरबीआई के एक मास्टर डायरेक्शन है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो उसके तहत इसने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए थे, जिसके लिए इस पे पेनल्टी लगा है। और श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो उसमें आरबीआई डिजिटल लेंडिंग के रूल को वायलेट किया है। आरबीआई का जो डिजिटल लेंडिंग रूल है उसको इसने वायलेट किया था, जिसकी वजह से आरबीआई ने पेनल्टी लगाया है। तो ये रीजन था। कितना अमाउंट लगा हमने देखा, तो बात आ रही थी यहाँ पर एक आरबीआई की, तो थोड़ा इसके बारे में भी देख लिया जाए। आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो देखिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1934 में।
इसका एक्ट कब का है? तो इसका एक्ट की बात करें तो एक्ट कब बना? 1935 में इसका एक्ट बना। इसके बाद अगर बात करें ये नेशनलाइज्ड कब हुआ, इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइजेशन कब किया गया इसका? तो डेट के साथ याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइजेशन किया गया था। जब आरबीआई बना था उस समय इसके पास पूंजी कितना था, कैपिटल कितना था? 500 करोड़ रुपया। कितना था? 500 करोड़ रुपया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके बारे में, इसके बाद भी हम लोग और भी देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई कंपनी की बात आ गई। यहाँ पे आइए देखते हैं, नवीडिया कंपनी जो है पहली ऐसी कंपनी बनी है जो कि 4 ट्रिलियन वैल्यूएशन को क्रॉस कर दिए। 4 ट्रिलियन वैल्यूएशन को क्रॉस करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कौन कंपनी है? नवीडिया कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी? नवीडिया कंपनी। और ये कहाँ की कंपनी है? एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि बताइए नवीडिया कंपनी कहाँ की कंपनी है? तो ये सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में। और वहीं की ये कंपनी है जो कि पहली कंपनी बनी है 4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन को क्रॉस करने वाली। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद नवीडिया अगर बना कब, अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए 1993 में बना था। ये हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस हो गया। और एट प्रेजेंट जो इसके हेड है, प्रेसिडेंट या सीईओ बोल सकते हैं, वो कौन है? जेनसन हुआंग। ये कौन है? प्रेसिडेंट है और सीईओ है। प्रेसिडेंट है और सीईओ हैं वहाँ के। तो नाम याद रखिएगा। इसमें और ज़्यादा कुछ था नहीं कि क्यों, बेसिकली था कि पहला कंपनी बना है जो कि 4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन अपना पार किया। आगे देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी सेट 20 बिलियन डॉलर ट्रेड टारगेट विथ ब्राजील बाय 2030। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, जितना मार्क करना है कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 बिलियन डॉलर का टारगेट सेट किया है। हम ट्रेड करेंगे, हम 2030 तक भारत ट्रेड करेगा। कितने अमाउंट का ट्रेड करेगा? उसने एक टारगेट सेट किया है 20 बिलियन डॉलर का। कब तक करेगा? याद रखिए ईयर 2030 तक करेगा। एकदम टू द पॉइंट याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये। तो देखिए ये अभी हुआ क्या, पहले कितना का टारगेट था? तो देखिए पहले ये लोग 12.2 बिलियन डॉलर का किए हैं टारगेट। ठीक है, 12.2 बिलियन डॉलर का था, लेकिन अभी जो है इसने अभी बढ़ा दिया, मोदी जी ने अभी बढ़ा दिया ये टारगेट, और कितना कर दिया है? 20 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। अभी दोनों कंट्रीज जो हैं एक अग्रीमेंट किए हैं, उसका अग्रीमेंट का नाम बताते हैं मर्कोसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड। इसमें अभी जो है दोनों कंट्रीज के बीच में अभी मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है। ये अग्रीमेंट क्या है? ये ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये अग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे कंट्रीज जो है अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये अग्रीमेंट करती है। और मर्सूनर क्या जानते हैं? ये इसका मतलब क्या होता है? मर्क्यूसर का मतलब क्या होता है? ये एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक होता है जिसमें कि कुछ कंट्री शामिल है। ठीक है, इसमें जो है कुछ कंट्री शामिल है। वो कौन कौन सा कंट्री है आप भी याद रखिए। सबसे पहले ब्राजील, उसके बाद आता है अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, और एक और कंट्री है आपका उरुग्वे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो कंट्रीज हैं ये इसी के अंडर में आती है, मर्क्यूसर के अंडर में आती है। ठीक है, किसके अंडर में? मर्क्यूसर के अंडर में आती हैं ये चारों कंट्रीज। तो यहाँ पे सवाल आ सकता है कि बताइए जो मर्क्यूसर प्रेफरेंशियल ट्रेड हुआ है उसे मर्क्यूसर जो है एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक है, इसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं? तो 4 कंट्रीज याद रखिएगा, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। और इसी को बोलते हैं मर्क्यूसर प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जिसने भारत ने अभी ब्राजील के साथ किया है। चलिए ठीक है, और किस लिए किया है? 20 बिलियन डॉलर के का टारगेट सेट किया है ट्रेड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या है? केरला से न्यूज़ आ गया। केरला अभी पहला ऐसा स्किन बैंक बना है तिरुवनंतपुरम में।
ठीक है, जो कि मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में अभी वहां पर पहला स्किन बैंक खोला है। केरला ऐसा पहला राज्य बना है जो कि स्किन बैंक खोला है तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में, जो कि कहाँ है, केरला में। तो ये है क्या? एक सेकेंड, चलिए ठीक है। इसमें ना कुछ अमाउंट भी दिया गया है। ये एक्चुअली इनॉग्रेट कब किया गया ये भी याद रखिए, जुलाई 15, ठीक है, 15 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन हुआ। आप सोचे कि आखिर 15 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन क्यों हुआ? ये स्किन बैंक है क्या? तो देखिए ये स्किन बैंक क्या है, इसमें जो होता है, इसमें फैसिलिटी दिया गया है कि आप अपने स्किन को डोनेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग किडनी डोनेट करते हैं, लीवर डोनेट करते हैं, आइज डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, उसी तरह से स्किन भी डोनेट होता है। और वो स्किन डोनेट करने के लिए ये केरला अभी पहला स्किन बैंक खोला है जहां पर आप अपने स्किन को डोनेट कर सकते हैं। तो ये करेगी क्या मेडिकल कॉलेज? तो जो भी जैसे बर्न केस आते हैं, जो जल जाते हैं, उनको नए स्किन की जरूरत होती है, तो वहां पर वो स्किन डोनेट कर दिया जाएगा। जैसे जिसका लीवर खराब हो जाता है तो लीवर डोनेट होता है, किडनी खराब हो जाता है तो किडनी डोनेट होता है। उसी तरीका से अगर कोई जल जाता है, उसका स्किन नहीं बचता है, उसको स्किन डोनेट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ऐसा करने वाला केरला अभी पहला राज्य बना है, तो याद रखिएगा। और ये 15 जुलाई को इनॉग्रेट हुआ है। तो 15 जुलाई को ऐसा क्या था जिसके वजह से इनॉग्रेट हुआ है? क्योंकि 15 जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। 15 जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है, ठीक है, सर्जरी डे मनाया जाता है। इसी वजह से इस दिन ये इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। इसी को बनाने में खर्च कितना लगा, टोटल कॉस्ट कितना लगा अगर बात करें तो 6.75 करोड़ रुपया इसमें टोटल खर्च लगा है, 6.75 करोड़ रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या है, ऑल गवर्नमेंट पेमेंट एबव ₹75 करोड़ मस्ट गो वाया RBI ई-कुबेर फ्रॉम जुलाई 16। ये क्या है? तो देखिए यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने एक नया नियम लाया है कि अगर आप 75 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट करते हैं, अगर आप 75 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो आपको ई-कुबेर से करना होगा, ई-कुबेर से करना होगा। कब से? डेट याद रखिए, 16 जुलाई से। हाँ, बहुत बार इस साल के एग्जाम में देखा गया था कि डेट पूछा गया था कि ये चीज इफेक्टिव हुआ है कितना तारीख से, ये चीज अलाउ किया गया है, कब से अलाउ किया गया है? तो देखिए जुलाई, 16 जुलाई से ये किया गया है। गवर्नमेंट ने 75 करोड़ से ज्यादा जो होता है उसको कितना, 16 जुलाई से स्टार्ट करें। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं आखिर ये है क्या, ये क्यों लाया गया है? ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे, मतलब आप कहाँ पे पैसा भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पास एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम $1 बिलियन उसको दे रहे हैं, तो भाई आप कहाँ दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? तो ये RBI के पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये चीज लाया गया है। तो याद रखिएगा 75 करोड़ रुपया कहाँ पे, चलिए ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो 75 करोड़ रुपीस यहाँ पे बात हो गई 75 करोड़ की। तो चलिए देख रहे थे कि हम लोग गवर्नमेंट पेमेंट जो है 75 करोड़ से ज्यादा। ई-कुबेर आखिर लाया क्या गया है, ये ई-कुबेर क्या है? तो देखिए ई-कुबेर जो है इसको लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा 2012 में। इसको कब लाया गया था? 2012 में RBI के द्वारा लाया गया था। ये RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ये। RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ये ई-कुबेर, जो कि 2012 में लाया गया था। तो इसके याद रखिएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद ई-कुबेर की बात करें तो ई-कुबेर जो है आपका, जैसे कि मान लेते हैं आप देखते होंगे, अगर बात करें कि बैंकिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आखिर है क्या, तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं हम लोग HDFC बैंक में अगर आपने
अमाउंट डिपॉजिट किया है, मान लेते हैं अगर HDFC बैंक आपका मुंबई ब्रांच का है, तो जितने भी इसके ब्रांच है वो कहीं से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। क्यों? किसके थ्रू? ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के थ्रू, क्योंकि सारे चीजें आपस में इंटर लिंक होती हैं। तो इसी तरह से ये ई कुबेर लाया गया था कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप कहाँ पेमेंट कर रहे हैं, किस जगह पे पेमेंट कर रहे हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी RBI के पास रहे, एक रिकॉर्ड रहे कि आपने कहाँ पेमेंट किया है 75 करोड़ से ज्यादा। और अभी तो ये भी बात चल रही है कि अभी बोला जा रहा है, अभी बात चल रही है, अप्रूवल नहीं हुआ है, कि अब जो है 75 करोड़ को घटा के 50 करोड़ कर दिया जाएगा, कि 50 करोड़ से ज्यादा अगर आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ई कुबेर से करना होगा। तो अभी ऐसा बात चल रहा है, बट अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, तो आप अभी फिलहाल यही याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट को देखते हैं। अडानी पावर ने अक्वायर किया है 600 मेगावाट का VIPL विदर्भ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कोल पावर प्लांट को। कौन सी कंपनी ने किया है? अडानी ने किया है। कितना? 600 मेगावाट का विदर्भ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को। कितना का? विदर्भ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 600 मेगावाट कोल पावर प्लांट है। अगर बात करें कि कितने अमाउंट में किया है, तो देखिए 4000 करोड़ में किया है। 600 मेगावाट को कितने अमाउंट में? 4000 करोड़ रुपया में अभी इसको किया है। और अगर बात करें कि विदर्भ आखिर है कहाँ पे, ये पावर प्लांट कहाँ है, स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में कि विदर्भ पावर प्लांट है कहाँ, कोल पावर प्लांट है कहाँ, तो देखिए ये महाराष्ट्र के बुथूट डिस्ट्रिक्ट में है। बुथूट डिस्ट्रिक्ट, नागपुर कहाँ है? ऑब्वियसली आपको पता होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में ये विदर्भ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है। तो बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे बस इतना ही है इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, IIT मद्रास ने लॉन्च किया 200 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड। 200 करोड़ का अमाउंट यहाँ पूछा जा सकता है, कितने अमाउंट का वेंचर कैपिटल फंड खुला है, तो देखिए 200 करोड़ का अभी वेंचर कैपिटल फंड खुला है। ये किस लिए किया गया है? ये वेंचर कैपिटल फंड होता क्या है? तो देखिए वेंचर कैपिटल फंड वैसा फंड होता है जहां पर आप जो फंड है वो मैनेज किया जाता है किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट के फर्म के द्वारा। ठीक है, मेनली ये किस लिए होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, बस आप इतना जानिए। ठीक है, वेंचर किसके लिए होता है? इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट? तो बेसिकली अगर बात करें तो हम लोग स्टार्टअप यहाँ पर आएगा, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज यहाँ पर आएंगे। ठीक है, जहां पर हमें रिटर्न मिले, मतलब वैसा जगह इन्वेस्टमेंट होना जहां पर हमें रिटर्न मिले, उसी को बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड। और बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, किस तरह से आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल फंड बोलते हैं। तो अभी जो IIT मद्रास ने 200 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड जो है लॉन्च किया, आपको इतना याद रखना है। और इसका नाम क्या याद रखा, नाम क्या रखा गया जानते हैं? IIT एलुमनी फंड। IIT एलुमनी फंड, IIT एलुमनी फंड इसका नाम रखा गया, ये भी याद रखिएगा। IIT एलुमनी फंड, बेसिकली ये फंड किस में दिया जाएगा? तो स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और IIT मद्रास की बात आ गई है तो इसके डायरेक्टर का नाम है वी कामाकोट्टी। वी कामाकोट्टी इसके कौन है? डायरेक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक रिपोर्ट आया है, देखिए स्टार्टअप की बात की ना हम लोग वेंचर कैपिटल फंड में, उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर एक और बात है, ट्रैक्शन रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम पूछा जा सकता है कि कौन सा रिपोर्ट है, तो देखिए ट्रैक्शन रिपोर्ट है, एक रैंकिंग जारी किया गया है फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग का। ठीक है, फिनटेक का फुल फॉर्म भी होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो स्टार्टअप फंडिंग का रैंकिंग जारी किया गया कि कौन सा देश जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग में अपना सबसे ज़्यादा पैसा लगाती है। तो अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो देखिए टॉप पे कौन सी कंट्री है? USA। टॉप पे है USA। सेकेंड की बात करें, सेकेंड में कौन है? UK। सेकेंड में UK। और थर्ड पोजीशन की बात करें कि थर्ड में कौन है, तो थर्ड पे है भारत। थर्ड पे कौन है? भारत है। फर्स्ट पे USA, सेकेंड में UK, थर्ड पे इंडिया। थर्ड पे इंडिया। और इस साल अगर बात करें कि जनवरी टू जून के बीच में कितना देखा गया है कि स्टार्टअप में फंडिंग दिया गया है, तो 889 मिलियन डॉलर USD डॉलर।
ठीक है, 889 मिलियन डॉलर दिया गया। कब से कब तक? जनवरी से जून तक के रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट भी पता होना चाहिए कि कब से कब तक है, जनवरी से जून तक के रिपोर्ट में ये बताया गया है। और ये ट्रैक्शन क्या है? ये ट्रैक्शन रिपोर्ट, ट्रैक्शन है क्या? तो ये बेंगलुरु का एक मार्केट इंटेलिजेंस फर्म है। ठीक है, मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। कहाँ पर है ये? बेंगलुरु में। क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पर है, तो ये है बेंगलुरु में, जो कि एक मार्केट इंटेलिजेंस फंड है, सॉरी प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ें याद रखिएगा। इसमें से अगर बात करें ना कि सबसे ज़्यादा फंड भारत में, जैसे भारत 3rd पोजीशन पे है, तो भारत ने सबसे ज़्यादा फंड किस सिटी में दिया है? तो सबसे ज़्यादा दिया है बेंगलुरु में। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ दिया गया है स्टार्टअप के लिए? बेंगलुरु में। फिर किस में दिया गया है? मुंबई में। और 3rd पोजीशन पे और भी सारे कंट्रीज आ जाएंगे, मतलब टॉप पे बेंगलुरु ही है। और वही रिपोर्ट, ट्रैक्शन ही रिपोर्ट जारी किया है। तो ये सब याद रखिएगा। और अगर बात करें कि जैसे टॉप पे यूएसए है, तो यूएसए का कौन सा ऐसा कंपनी है जहाँ पे स्टार्टअप फंडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है? तो देखिए याद रखिएगा, एसल। कौन सी कंपनी है? एसल कंपनी है, जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फंडिंग की है। मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है किसको मिला है? सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट एसल कंपनी, जो कि कहाँ की है? यूएसए की है। तो चलिए, बहुत अच्छा। ट्रैक्शन की बात कर रहे थे ना, बेंगलुरु की कंपनी है, बता ही दिया मैंने आपको। कर्नाटका बेंगलुरु बना था ये 2012 में। और नेहा सिंह जो है इसकी सीएमडी हैं। कौन है? नेहा सिंह जो है सीएमडी है ट्रैक्शन की सीएमडी है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्लाइमेट, अभी कभी बारिश हो रहा है, कहीं धूप हो रहा है, कहीं छाँव हो रही है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी कुछ एडीबी बोला भाई कुछ पैसा ले लो, कुछ फंड ले लो, कुछ लोन ले लो, लेकिन कुछ करो। क्या है? तो देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड कौन सा है? तो वो है ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि अभी अप्रूव किया है कि हम 200 मिलियन डॉलर देंगे, अप्रूव 200 मिलियन डॉलर फॉर एडीबीज क्लीन एनर्जी प्रोग्राम। एडीबी का क्लीन एनर्जी प्रोग्राम हो रहा है इंडिया में, जिसके लिए अभी जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो 200 मिलियन डॉलर फंड दे रही है। अमाउंट याद रखिएगा, 200 मिलियन डॉलर फंड दिया जा रहा है। किस लिए जानते हैं? नेट जीरो एमिशन का एक टारगेट सेट किया गया है। कब तक का? 2070 तक का टारगेट किया गया है। और इसी के अंडर में, इसी टारगेट को पूरा करने के लिए ये फंड जनरेट किया गया है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। और ये हुआ कहाँ था? 42nd मीटिंग हो रहा था, 42nd मीटिंग चल रहा था आपका क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड का 42nd मीटिंग चल रहा था। उसी में ये डिसीजन लिया गया है कि इतना अमाउंट देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये किसके अंडर में काम करता है? ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करता है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? साउथ कोरिया में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? साउथ कोरिया में मिलेगा, साउथ कोरिया के इंचियोन में, साउथ कोरिया के इंचियोन में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पिछले साल ये एग्जाम में एसबीआई या आईबीपीएस का क्वेश्चन का ये पार्ट बना था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर। तो ये देखिए एलआईसी ने 2 नया प्लान लेके आया है। हम लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? बैंक में, या तो हम लोग एफडी करवाते हैं, रिकरिंग करवाते हैं, या तो आप अभी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होता है, लोग एसआईपी करवाते हैं। बहुत सारा सोर्स है अपने पैसे को बढ़ाने का या पैसा सेव करने का। वैसे ही जो है अभी एलआईसी भी एक बहुत अच्छा पॉलिसी लेके आई है। तो आइए देखते हैं ये पॉलिसी है क्या आखिर। तो देखिए आरबीआई ने 2 नया पॉलिसी लॉन्च किया है। वो 2 पॉलिसी है, एक पहला नवजीवन श्री, पॉलिसी का नाम क्या है? नवजीवन श्री। और दूसरा है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम। नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम, अच्छे से समझिएगा, मार्क कर लीजिए, जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, कहीं आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है रख लीजिए। ये सवाल तो एग्जाम में आएगा ही, ये एकदम फिक्स है कि एग्जाम में आने ही वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर ये है कि इसे अच्छे से देखिएगा। तो नवजीवन श्री जो है ये एलआईसी के किस प्लान में आता है? तो प्लान नंबर 912।
हो सकता है ये ना आए, बट फिर भी आप जान लीजिए एग्जाम के लिए कोई रिस्क नहीं लेना, एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्लान नंबर 912 में आता है और ये है प्लान नंबर 911, ठीक है। 911 912 प्लान है ये। तो देखिए नवजीवन श्री की बात करते हैं सबसे पहले। ये क्या है, एक इंडाउमेंट प्लान है, इंडाउमेंट प्लान है। आखिर ये इंडाउमेंट प्लान क्या होता है, हम लोगों ने तो पढ़ लिया भाई इंडाउमेंट प्लान है, ये प्लान है, आखिर क्या होता है ये। जब आप समझिएगा ना बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना, आपको जब आप समझ के पढ़िएगा तो आपको इजीली याद होगा, लेकिन आप सिर्फ रटिएगा तो आपको एक बार याद रखिएगा दोबारा भूल जाइएगा। तो इसलिए समझिए कि आखिर होता क्या है। तो इंडाउमेंट प्लान क्या होता है, अगर बात करें एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस होता है ये, जैसे हम लोग LIC लेते हैं ना, उसी तरह का ये एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्चुअली हम लोग इंश्योरेंस कब लेते हैं कि अगर कल को हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार वालों को कुछ ना कुछ फंड दिया जाएगा, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए लोग LIC लेते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक एंडोमेंट प्लान है, मतलब यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपको तो पैसा मिलेगा, मतलब आपके जो नॉमिनी में नाम होगा उसको तो पैसा मिलेगा, लेकिन आपका अगर मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है उसके बाद भी आपको ये प्लान मिलेगा। मतलब अगर आपका दोनों तरीका से मिल रहा है आपको पैसा, या तो आपके डेथ होने पे या तो आपके मैच्योरिटी पे। मतलब हो सकता है ना कि अब 10 साल के लिए प्रीमियम ले लिए, लेकिन कोई ज़रूरी भाई थोड़ी है भाई कि LIC लिए तो मरना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो आपने लिया, लेकिन आपको क्या लगा कि 10 साल का ले लिया, अब तो हम अगर हमको कुछ नहीं हुआ तो मेरा तो पैसा डूब गया। लेकिन नहीं, ये क्या है, एंडाउमेंट प्लान है। मतलब आपके अगर आप 10 साल का प्रीमियम लिए हैं और आपको कुछ भी नहीं हुआ है तो 10 साल मैच्योरिटी होने के बाद आपको उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। ये होता है एंडाउमेंट प्लान, ठीक है। और यही है नवजीवन श्री, ये प्लान लेके आया है। इसमें क्या है, इसमें गारंटी, मतलब 100% गारंटी दिया गया है कि आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा कितना से कितना, 8.5% से 9.5% तक का इंटरेस्ट दे रहा है। इतना तो बैंक भी आपको नहीं दे रहा है। अगर बात करें, अगर आप FD करवाते हैं ना तो वहां भी 7 7.5% तक इंटरेस्ट रेट रहता है, या बहुत ज्यादा तो 8 रख लीजिए सीनियर सिटीजन में। यहाँ पर आपको 8.5 से 9.5% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है इस प्लान के अंदर में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसका मिनिमम टर्म क्या है, इसमें मिनिमम कितने समय के लिए आप करवा सकते हैं, मिनिमम टर्म क्या है नवश्री प्लान का। तो देखिए 10 साल, मतलब आपको कम से कम ये 10 साल के लिए करवाना होगा। और जानते हैं ये जो आपका प्लान है, इससे आपके आपको सेविंग जो है अच्छी खासी आपकी सेविंग हो जाएगी इससे। तो देखिए 10 साल का मिनिमम है, और मैक्सिमम कितने साल के लिए करवा सकते हैं, तो 20 साल के लिए, मैक्सिमम 20 साल के लिए, मिनिमम 10 साल के लिए। और जो आपका मिनिमम सम है, मतलब जितना मिनिमम जो अमाउंट है आपका, वो कितना तक का है, 5 लाख। मतलब आप 5 लाख से ज़्यादा का करवा सकते हैं, मिनिमम 5 लाख है। तो मिनिमम सम जो आपको एश्योर्ड किया गया है वो कितना है, 5 लाख रुपए है। अब आते हैं नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान नंबर 911। ये भी एक एंडाउमेंट प्लान है, लेकिन दोनों में जानते हैं अंतर क्या है, दोनों में अंतर बस इतना क्या है कि ये जो है आप इसमें प्रीमियम अपने अनुसार दे सकते हैं। मतलब आप चूज कर सकते हैं कि हम इतने दिनों में प्रीमियम देंगे, 6 महीना में, 8 महीना में, 10 महीना में आप प्रीमियम भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बार में प्रीमियम दे देना है, आप दे सकते हैं नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम। आप नाम देख रहे हैं ना, सिंगल प्रीमियम, मतलब एक प्रीमियम में ही आप यहाँ पे अपना सारा काम कर सकते हैं। और इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है कि इसमें जो मिनिमम टर्म है, जो इसमें मिनिमम टर्म है वो कितना का है, 5 साल, और मैक्सिमम कितने का है, 20 साल। मतलब आप यहाँ पे 5 साल के लिए अगर आपको करवाना है तो आप ये प्लान लीजिए, 10 साल तक अगर आप करवा सकते हैं तो आप वो प्लान ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम टर्म 5 साल, मैक्सिमम है 20 साल। और जो आपका यहाँ पे मिनिमम सम जो एश्योर्ड किया गया है, जो मिनिमम अमाउंट जो एश्योर्ड किया गया है, मिनिमम अमाउंट जो यहाँ पे एश्योर्ड किया गया है वो है 1 लाख रुपए। ठीक है, वो कितना है, 1 लाख रुपए यहाँ पे मिनिमम अमाउंट एश्योर्ड किया गया। यहाँ पर आपको जो भी प्रीमियम है एक बार आपको देना होगा, एक मतलब जो भी आपका जो जितना भी अमाउंट है आपको एक बार यहाँ पे पे करना होगा। वहाँ आप अपने मन से आप अपना चेंज कर सकते हैं प्रीमियम भरने का अमाउंट को। तो ये हो गया, ये दोनों प्लान अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है,
मतलब यहाँ पे क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी, मतलब स्टार्टिंग, पॉलिसी के स्टार्टिंग में ही आपको प्रीमियम पे कर देना होगा। तो ये दोनों में आप अंतर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे एडीबी के बारे में कुछ यहाँ पे बात आई है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने लॉन्च किया यूएससी पीयर्स नेटवर्क टू एक्सेलरेट हेल्थ कवरेज इन एशिया पैसिफिक। यहाँ पे एडीबी ने एक यूएचसी पीयर्स नेटवर्क को लॉन्च किया है जो कि हेल्थ कवरेज देखेगा एशिया पैसिफिक रीजन का। हेल्थ कवरेज, ये यूएचसी पीयर्स है क्या, देखिए इसका फुल फॉर्म, सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिए किसी भी चीज का, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये यूएससी का आपको पता भी होगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज। ठीक है, प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसर्चर्स इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या करेगा कि अपने मेडिकल सॉल्यूशन, मतलब मान लेते हैं कि इंडिया का कोई डॉक्टर है, यूएसए का कोई डॉक्टर है, यूके के कोई डॉक्टर है, रशिया के कोई डॉक्टर है, ब्राजील के कोई डॉक्टर है, ये लोग आपस में मिलके जो भी किसी भी मान लेते हैं बीमारी को लेके, अगर वो सॉल्यूशन है, अगर इंडिया के पास है तो इंडिया बाकी देश को देगा, बाकी देश के पास है तो वो लोग हमें देंगे। इस तरह से जो है जो भी उसके जो भी आइडियाज हैं वो लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। यही ये लाया गया है, एक नेटवर्क लॉन्च किया गया है यूएचसी पीयर्स नेटवर्क, जहाँ पे सभी जो प्रैक्टिशनर्स हैं, सभी जो डॉक्टर्स हैं, वो जो भी बीमारियाँ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो ये याद रखिएगा आप। एडीबी की बात करें, एडीबी कब बना, 1966 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। और प्रेसिडेंट कौन है, मसातो कांडा। ठीक है, मसातो कांडा जो है इसके प्रेसिडेंट है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ने आईएमडी के साथ एक इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव्स लॉन्च किया। आईएमडी क्या है बताइए, आईएमडी का फुल फॉर्म क्या है बताइए जल्दी से। तो देखिए आईएमडी हो गया आपका एनसीडीएक्स, देखिए पहले नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। ये क्या है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एम महापात्रा जो है इसके क्या है, डीजी हैं, आईएमडी के डीजी एम महापात्रा। तो देखिए ये लाया किस लिए दिया गया है, ये एक स्पेशल टूल बनाया गया है। एनसीडीएक्स जो है क्या बना है, वेदर डेरिवेटिव्स आखिर है क्या, वेदर डेरिवेटिव्स ये है क्या, एक स्पेशल टूल बनाया गया है किसके लिए, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट या वेदर सेंसिटिव सेक्टर्स होता है, जैसे क्लाइमेट रिलेटेड जो चीज़ें होती है, उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये क्या करेगा, जो भी फार्मर्स या जो भी इंडस्ट्रीज है, वेदर से रिलेटेड अगर कुछ भी लॉस होता है तो ये क्या करेगी, उसको हैंडल करेगी। मतलब उस तरह के जो भी लॉसेस हैं, जो भी फार्मर या इंडस्ट्रीज को लॉस हो रहा है किसकी वजह से, वेदर के, मतलब अचानक फ्लड आ गया, अचानक ड्रॉट हो गया, बिजली गिर गई, या बोल सकते हैं कि बोले ना फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ इफेक्ट करती है, फार्मर्स को करती है, और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है उसको इफेक्ट करती है। तो इस तरह के जो लॉसेस होते हैं उसको कौन बियर करेगा, एक फॉर्म लाया गया वेदर डेरिवेटिव्स। ठीक है, जितने तरह के लॉसेस होते हैं, जो भी नुकसान होता है उसको कौन हैंडल करेगा, वेदर डेरिवेटिव्स हैंडल करेगा। एक तरह का ये टूल बनाया गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया। बस इसमें इतना ही था, इतना ही याद रखिएगा। और अगर बात करें नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज के बारे में, तो ये क्या है, इसके एमडी/सीईओ कौन है, अरुण रास्ते। ठीक है, अरुण रास्ते जो है इसके जो है एमडी/सीईओ हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 3.4 मेट्रिक टन
डिलीवर्ड किया रिफाइंड गोल्ड किसका, टू द आरबीआई। देखिए अभी क्या होता है, अभी क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा जो है स्मगलिंग के थ्रू गोल्ड मिला, तो उसको क्या हुआ कि रिफाइंड करके आरबीआई को वापस किया गया है कितना, 3.4 मेट्रिक टन। कौन क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपको पता होगा कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसमें आता है, मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। जो हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, एक महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। उसमें से मिनी रत्न में ये आता है आपका, और भी है 74 कंपनीज टोटल मिनी रत्न में है, जिसमें से एक कौन है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी आपका डिलीवर्ड किया कितना, 3 पॉइंट, यहाँ पे बस याद रखिएगा कितना किया है, 3.4 मेट्रिक टन जो है अभी किया गया। चलिए ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक देखिए, सभी खान अभी को एप्पल का नेक्स्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। एप्पल कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है सभी खान को, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फाउंडर कौन है एप्पल के, एप्पल मतलब मत बोलिए कि घर लेके आए थे वो ठेला वाला से, उसका नाम तो नहीं पूछे, वो नहीं, एप्पल कंपनी के फाउंडर तो स्टीव जॉब्स याद रखिएगा, इसके फाउंडर हैं, और अभी इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सभी खान बन गए। इसके बाद देखिए फॉर्मर ब्रिटिश पीएम जो ऋषि सुनक थे, उनको अभी वापस से रीज्वाइन करिए गोल्डमैन सैक एडवाइजर, गोल्डमैन सैक के वो एडवाइजर बन गए हैं। और गोल्डमैन सैक क्या है, एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है गोल्डमैन सैक। यूएस की एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये कहाँ की है, यूएस की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसमें अभी ऋषि सुनक वापस से रीज्वाइन कर लिए हैं एज अ एडवाइजर के तौर पे। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर फिनटेक स्टार्टअप है देवरा। अभी ये ई रजिस्ट्री लॉन्च किया है, माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट टू प्रोवाइड सिक्योर्ड एसेट बैक्ड क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये है क्या, तो देखिए अभी क्या है कि आरबीआई जो है एक एग्रीकल्चर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है देवरा। ठीक है, देवरा पढ़ सकते हैं, दावरा पढ़ सकते हैं। ये क्या ई रजिस्ट्री करती है, मतलब आपको मतलब बोलते हैं ना ऑनलाइन रजिस्ट्री करती है। जो लॉन्च किया एक माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है MLAP का, माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप जो है जो भी स्मॉल मनी लोन चाहिए तो प्रॉपर्टी को आपकी जो भी प्रॉपर्टी है अगर आप उसको कोलैटरल के तौर पे मतलब गिरवी अगर रखते हैं तो आपको वहाँ से लोन प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंडर में। ठीक है, इसके अंडर में, और करीब अभी तक 150 करोड़ रुपया जो है इसके अंडर में लोन दिया जा चुका है, डिसबर्स्ड किया जा चुका है। कितना, 150 करोड़ रुपया। बस आपको ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। उसका देखिए आरबीआई ने अभी रिवाइज किया ऑपरेटिंग आवर्स फॉर एसडीएफ और एमएसएफ। एसडीएफ क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इसका फुल फॉर्म हो गया। और अगर बात करें कि एमएसएफ का, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया एमएसएफ का। तो ये होता क्या है, तो देखिए एसडीएफ की बात करें, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये क्या करता है, इसमें आरबीआई जो है ओवरनाइट फंड लेता है। जैसे बैंक के पास जब भी एक्सेस अमाउंट बचता है वो क्या करती है, वो आरबीआई के पास जमा रखती है, और आरबीआई उसके एवज में उस बैंक को इंटरेस्ट देता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ। लेकिन ये क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट जो होता है ये विदाउट कोलैटरल होता है,
और ये ओवरनाइट होता है, मतलब एक दिन के लिए होता है, ठीक है, एक दिन के लिए। और कितना होता है? विदाउट कोलैटरल, मतलब यहाँ पे आरबीआई आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देगी, आपको फंड देगी। आपका जो एक्सेस अमाउंट है बैंक के पास, वो जब आरबीआई के पास वो जमा रखेगा तो आरबीआई क्या करेगी? उसको इंटरेस्ट देगी कि भाई तुम इधर उधर खर्च करोगे, इससे अच्छा मेरे पास रख दो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो हम तुमको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आरबीआई इंटरेस्ट देगी, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं देगी, और वो ओवरनाइट के लिए ही देगी। और इसका इंटरेस्ट कितना है? अभी 5.25% है, याद रखिएगा 5.25%। एमएसएफ क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ पर जो है बैंक जो है आरबीआई से बोरो करता है फंड ओवरनाइट, ठीक है, आरबीआई से फंड बोरो करता है कमर्शियल बैंक ओवरनाइट, एक दिन के लिए। किसके? एसएलएस, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सिक्योरिटीज के थ्रू करता है। और इसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है? 5.75 इंटरेस्ट रेट इसमें है। अब इसमें क्या है ना कि इसका टाइमिंग को बदला गया है। इसमें टाइमिंग क्या बदला गया है कि पहले जो है आपका ये दोनों चीज़ें जो है 5:30 बजे से लेके 5:30 PM से लेके 11:59 तक चलता था। बट अब क्या कर दिया गया है, ये इसका टाइम को बढ़ा दिया गया है। अब ये 7 बजे से लेके 11:59 PM तक काम करेगी, ठीक है। तो अभी जो है इसका जो आवर है वो चेंज किया गया, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। और कब से किया गया है? तो 1 जुलाई 2025 से किया गया है, 1 जुलाई 2025 से, याद रखिए। आरबीआई ने लॉन्च किया है 1.25 लाख प्राइज स्कीम टू प्रमोट ओरिजिनल हिंदी बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस। अभी क्या है, जो भी हिंदी को, मतलब हमारी भारतीय भाषा जो हिंदी है उसको प्रमोट करने के लिए आरबीआई जो है 1.25 लाख का प्राइस दे रही है अगर आप बुक प्योर हिंदी में लिखते हैं। कौन सा बुक? इकोनॉमिक्स का बुक, बैंकिंग का बुक, फाइनेंस का बुक को अगर आप हिंदी में लिखते हैं, लेकिन पूरे हिंदी में ही लिखते हैं, तो आपको 1.25 लाख का आरबीआई प्राइस देने वाली है। तो ये बस डायरेक्ट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। और ये जो बुक है जो भी पब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में जो भी बुक निकला है उसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये प्राइज मनी मिलेगा। तो ये भी आरबीआई ने जारी कर दिया गया है। और कम से कम बुक जो है 20 पेज से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कम से कम तो 20 पेज का। ये नहीं कि आप एक शॉर्ट लिख दिए 2-3 पन्ना का हिंदी में और आपको आरबीआई प्राइस दे देगी, नहीं, वो बुक कम से कम 20 पन्नों का होना चाहिए। तो ये अभी आरबीआई ने लॉन्च किया था, आप याद रखिएगा कितना अमाउंट दिया जा रहा है। उसका देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहला प्राइवेट बैंक बना है जो कि अलाउ कर रहा है एनआरआई कस्टमर को टू मेक पेमेंट थ्रू यूपीआई, ठीक है। आईडीएफसी बैंक जो है पहला ऐसा बैंक बना है जो प्राइवेट बैंक बनने वाला ऐसा पहला बैंक बना है जो कि जो भी उसके एनआरआई कस्टमर है, जो बाहर के जो कस्टमर जो विदेश में रहते हैं और भारत भेजते हैं, उसके लिए वो यूपीआई, मतलब यूपीआई के थ्रू भी वो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई के थ्रू भी वो पैसा को भेज सकते हैं, ऐसा ये करने वाला है। मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से भी पेमेंट हो सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इंडिया का सिम रहेगा तभी आप पेमेंट करिएगा। अगर आपके पास यूएस का, यूके का भी सिम है, आप उसके थ्रू भी इंडिया में पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यही है। और ऐसा करने वाला पहला बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। उसके बाद देखिए अभी हाल ही में आरबीआई ने कंडक्ट किया 1 लाख करोड़ रुपया 7 डेज के लिए वीआरआर में, वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो, फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वीआरआर का, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन टू मैनेज सरप्लस लिक्विडिटी। देखिए वीआरआर होता क्या है, आखिर वीआरआर है क्या? तो ये क्या होता है ना, एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ठीक है। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी टूल जैसे पढ़ते हैं ना, सीआरआर, एसएलआर, उसी तरीके से ये भी एक क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है वीआरआर। और ये यूज़ किया जाता है आरबीआई के द्वारा ताकि जो भी बैंकिंग सिस्टम में जो एक्सेस अमाउंट है उसके पास, उसको वो वहाँ से ले सके। मतलब जो भी एक्सेस लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में आया है उसको वो ले सके एज अ फिक्स्ड ड्यूरेशन में।
मतलब कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए वो उस अमाउंट को अपने पास ले सके, उसी को बोलते हैं VRR। इसमें क्या करता है, जो बैंक है वो अलाउ करता है कि हम RBI को फंड देंगे फॉर अ पीरियड 1 दिन से ज़्यादा, मतलब वो RBI को पैसा बैंक देती है 1 दिन से ज़्यादा। कितने दिन देती है, देखिए 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन के लिए RBI जो है बैंक जो है कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस फंड RBI को देती है। वही होता है VRR, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। और इंटरेस्ट रेट के साथ दिया जाता है। और इसका जो सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट भी लगेगा ना, वो भी आपका रेपो रेट से कम होगा। मतलब जो इंटरेस्ट रेट होगा वो रेपो रेट को एक्सीड नहीं करना चाहिए, रेपो रेट से हमेशा ये इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसका देखिए कैट बॉन्ड, बोलिएगा भाई बिल्ली उल्ली के लिए भी बॉन्ड उंड आ रहा है, तो ये बिल्ली के लिए बॉन्ड नहीं है, ये डिजास्टर के लिए बॉन्ड है। कैट का फुल फॉर्म है कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड, कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड। ठीक है, कैटेस्ट्रॉफ बॉन्ड याद है। इंडिया जो है अभी आप देख रहे हैं कि कैसा नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, तो इसी के लिए जो रिस्क हो रहा है इतना ज़्यादा, उसको शेयर करने के लिए एक टूल बनाया गया है जिसमें जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी इंश्योरर हैं अपना इमरजेंसी फंड यहाँ पर रखेंगे। मतलब जितने भी गवर्नमेंट है, जो भी इंश्योरेंस देते हैं, इंश्योरर है, जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, जो भी फंड रखना चाहते हैं इमरजेंसी फंड इसमें रख सकते हैं इस आपदा के लिए। मतलब ये ना हो कि आज बाढ़ आया, अब हम सोच रहे हैं यार कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से दें, वहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया है, लोगों के घर डूब रहे हैं। तो वैसा करने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें रखिए ताकि उस समय जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी के लिए जारी किया गया कैट बॉन्ड। तो यही आप याद रखिएगा, सिर्फ जानने के लिए था। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज का सेशन के लिए। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हर वीक आपका ये क्लास हो रहा है, पूरे वीक का आपको 7 डेज का ये क्लास हो रहा है। 7 डेज का आपको पूरा सप्ताह का यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए, NSE ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जब भी हमारा क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच।